कर हाय गाइस। आज स्टडी सर्कल आपके लिए लेके आया है एक वीडियो बेसिकली जिसका पर्पस है सीए फाइनल के इंडेक्स को सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी मटेरियल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल का। बेसिकली ये न्यू सिलेबस है और सेकंड मॉड्यूल है आईसीएआई का। उसमें जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हमारे उसको हम सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट है इंडेक्स 2 जिसको हम 2 दिन में क्लियर करेंगे। बेसिकली आज फर्स्ट डे है, टोटल 9 इलस्ट्रेशंस हैं। 4 इलस्ट्रेशंस आज मैंने अपनी स्क्रीन पे रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स में अपने माइंड में डाल सकते हैं बहुत ही इजीली। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज, जो कि हमें इन्वेंट्री के बारे में बताता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल दिया है। इन्वेंट्री इंक्लूड करता है मटेरियल्स, सप्लाईज जो कि अवेटिंग यूज इन प्रोडक्शन है। देन इन्होंने उसको आगे एक्सटेंड करते हुए पूछा है, इज पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल आल्सो इंक्लूड? इसका आंसर होगा नो। रीजन, जो इन्वेंट्री में सिर्फ वही चीज आती है, उसी को इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेंट्री को बनाने या रखने के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैकिंग मटेरियल की, ये दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस एंड पब्लिसिटी मटेरियल इज फॉर द सेल बढ़ाने के पर्पज से जो एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेंट्री नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक्स लिमिटेड है उसका एक प्लांट जिसमें वो प्रोड्यूस कर सकता है 5 लाख यूनिट्स पर एनम और जिसकी एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है 15 लाख, यानी कि हम इजीली कह सकते हैं 3 रुपए पर यूनिट। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। ठीक है, अब उसमें 3 केसेस उन्होंने बुक्स में मेंशन किए हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। या तो उसका प्लांट 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करे जो एक्चुअल कैपेसिटी है, या उसका प्लांट 5 लाख से कुछ कम प्रोड्यूस करे, या उसका प्लांट 5 लाख से कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो उस केस में हमारी वैसे तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, बट इन केस अगर कुछ कम प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो तब क्या केसेस होंगे। तो बेसिकली अगर वो 5 लाख ही यूनिट प्रोड्यूस करता है जो कि उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, देन हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे ले लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। इन केस अगर उसका प्लांट नॉर्मल से कम प्रोडक्शन करता है तो अगर आप देखेंगे पर यूनिट 1 रुपए का खर्चा उसका बढ़ जाता है। बट अगर हमने 1 रुपया बढ़ा दिया तो ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसी हुई? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होती है ना, उसमें तो किसी का कोई रोल ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, नॉर्मल जो 3 रुपए है 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3 रुपए पर यूनिट इनटू मटेरियल प्रोड्यूस यानी कि 11,25,000 जो है मेरी नॉर्मल इन्वेंट्री में ही इंक्लूड हो जाएगी। बट जो बैलेंस बचती है 15 लाख माइनस 11,25,000 इक्वल टू 3,75,000, उसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। पर्पस समझ आ रहा है? हम यहाँ पर 2 चीज कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि किस हिस्से को हम पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बनाए और किसको हम एक खर्चा मान के खत्म कर दें, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी एसेट्स है। ठीक है। एंड थर्ड सिचुएशन है अगर उसने नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन किया। ये तो वेल एंड गुड सिचुएशन है भाई, नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन अगर करता है तो अगर उसने 7.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस की तो मेरी कॉस्ट जो है 2 रुपए हो जाती है, जो कि एक्चुअल में तो ऐसे तो 3 ही है। तो अब यहाँ तो हमें फायदा ही है, तो हमने ऑन एक्चुअल बेसिस पे हम इसको लेंगे। 3 सिचुएशंस, नॉर्मल यूनिट अगर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है तब भी कोई इशू नहीं, अगर कम प्रोडक्शन होता है उस केस में जो डिफरेंस होगा वो हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो कि पूछा जा सकता है 2 नंबर में। हम सबको पता होता है बट एग्जाम में भूल जाते हैं, डेफिनेटली भूल भी जाते हैं। उसने कहा है कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कौन से खर्चे इंडेक्स 2 की इन्वेंट्री के पार्ट बनेंगे। ठीक है, हम सबको पता है बेसिकली जो खर्चे डायरेक्टली मटेरियल से रिलेटेड हैं वो सब हमारे इंडेक्स 2 के इन्वेंट्री के पार्ट बनेंगे। लाइक ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मेरा इन्वेंट्री का पार्ट रहता है। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट
जो कि मटेरियल अगर आपने कहीं बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिचुएशन अगर होती है, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर आप मंगाओगे या भेजोगे तो मटेरियल वो तो एक नेसेसरी सिचुएशन है जो आपको इनकर्ड करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए वो होता है। फिर आता है जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्या ये इन्वेंट्री में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं गाइस, रीजन है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेम है सेल्स कमीशन पेड टू एजेंट। आप अपने सेल को, आप मटेरियल खरीद रहे हो, किस लिए खरीद रहे हो? बेचने के लिए, लेकिन उसके लिए जो कमीशन दे रहे हो क्या वो इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए? नहीं। फिर है आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट। आपने मटेरियल ये कह के बेचा कि आप माल ले जाओ 6 महीने तक, 1 साल तक, कुछ प्रॉब्लम होती है, हम बैठे हैं चेंज कर देंगे इस चीज को, तो उसका इन केस आपने 1000 प्रोडक्ट बेचे, उसमें से आपके 20 प्रोडक्ट खराब निकले, कुछ भी इशू आ गया, तो उसके ऊपर जो खर्चा करोगे क्या वो आप इन्वेंट्री में लेकर जाएंगे? नहीं। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सैलरीज ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, ये तीनों हमारे पार्ट नहीं बनेंगे इन्वेंट्री के। बट अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी, कैसे भी टैक्सेस हो, मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड, वो सब पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो तो डेफिनेटली होगी, फ्रेट के बिना तो माल आएगा नहीं, इंश्योरेंस तो हमें कराना पड़ेगा, एंड जो ब्रोकरेज हम कमीशन पेड टू इंडेंटिंग एजेंट, यानी कि जो दलाल टाइप्स के लोग होते हैं जिनके थ्रू हम मटेरियल खरीदते हैं, जिनके थ्रू हम मार्केट में, हमें पता चलता है कि आप डायरेक्टली जाओगे तो 10 रुपये का मिलेगा, बट इस एजेंट के थ्रू जाओगे तो 9 रुपये की और अच्छी चीज़ ले पाओगे, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सैलरीज जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की, कमीशन जो हो गया, या आफ्टर सेल वारंटी, इन 3 चीज को छोड़ के इसमें सब चीजें हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगी। ठीक है गाइस। देन उससे फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ऑल्सो इंक्लूड है? नहीं, कैसे भी नहीं हो सकती सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट। कैसे हो सकती है गाइस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दैट मीन्स मटेरियल रेडी है, इसको आपको मार्केट में सेल करने के लिए, रेडी टू मूव इन, रेडी टू सेल करना है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, तो ये आपका इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा, ये एक इनडायरेक्ट पार्ट है जो कि आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूड है, ऑल्सो एक्सक्लूड है फ्रॉम इंड AS 2। देन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और बहुत कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने यहाँ फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली, उन 2 प्रोडक्ट को बनाने से आपको एक तीसरा बाय प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अच्छी बात है, उस बाय प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं, लेकिन उसकी सेल वैल्यू भी है। तो अब हम जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहे थे और एक बाय प्रोडक्ट जो बाय चांस बन रहा है हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाने से, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा हमारी बुक्स में। तो इसका हमारा एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया है मेरी बुक में, जो वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस, एक कंपनी है लिमिटेड, तो वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं MP1 एंड MP2, और MP1 और MP2 के बनाने से एक बाय प्रोडक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो इस केस में हम, बहुत ही सिंपल है, हम एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लेंगे स्क्रैप की। जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्या सेल कॉस्ट है, उसको बनाने के क्या खर्चे हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, और उस प्रॉफिट को जो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे हम लेस करके ये निकाल लेंगे कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आती है। ओके, बेसिकली अगर आप बात करेंगे, आप अपने घर में न्यूज़पेपर लगाते हैं, आपके न्यूज़पेपर 1 महीने में आते हैं 500 के, बट एट द एंड ऑफ मंथ आप उसको, अगर उसका जो न्यूज़पेपर तो आपके लिए वेस्ट है, आप उनको सेल आउट करते हैं कबाड़ी वाले को, तो आपको मिल जाते हैं 200 रुपीज़। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? बेसिकली 300 ना, 500 नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि मेरी जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, एज पर द बुक अगर मैं बात करती हूँ, मेरा इसमें इन्होंने कहा है जो सेल वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की, वो 2000 यूनिट बिकेंगी एट द रेट 20, तो यानी कि 40,000 मेरी सेल वैल्यू हो गई बाय प्रोडक्ट की।
लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए मेरे को 8,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे और पैकिंग के ऊपर 2,000 देने पड़ेंगे। तो नेट NRV मेरी 30,000 रुपीज़ मुझे बाय प्रोडक्ट से आती है। बहुत सिंपल, हमने यहाँ तक अगर सॉल्व कर लिया दैट मीन मेरा 30% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जो मेरे दो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मेरे दो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेरे एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है 1,50,000 का। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, मतलब मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वेजेस मेरी लग रही है 90,000 की, 65,000 के फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 50,000 के। अब आ गया मोड वही जो हमने यहाँ अर्न किया था, मैंने अर्न किया था 30,000। मेरी बाय प्रोडक्ट की सेल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 30,000 थी। और एक मेरे को जो स्क्रैप, मतलब बाय प्रोडक्ट बनने के बाद भी कुछ स्क्रैप बच जाता है जिसको मैं सेल आउट कर सकती हूँ, उसकी वैल्यू भी मेरी 5,000 रुपीज़ है। तो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्ट की जो मेरी कॉस्ट बनती है, यानी कि MP1 और MP2 मुझे बन के आ रहे हैं 3,20,000 के। 50% क्वेश्चन मेरा यहाँ सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक आप किस रेट से कैलकुलेट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक तो आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको पर यूनिट वैल्यू पता हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यूनिट्स तो दिए हैं पर आपको पर यूनिट वैल्यूज नहीं पता। नाउ मेरे को पता है 3,20,000 मेरी MP1 और MP2 की टोटल कॉस्ट है। अब बेसिस ऑफ एलोकेशन हम कैसे निकालें। बेसिस ऑफ एलोकेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पर हम सेल्स यूनिट के बेसिस पे हम निकालेंगे कि मेरी कितनी प्रोडक्शन होती है, उनका सेल प्राइस क्या है, उस बेसिस पे। तो मेरी जो है आउटपुट यूनिट्स जो बन के आती हैं, MP1 की 5,000, MP2 की 4,000, ठीक है, जिसको बनाने का टोटल खर्चा कितना है 3,20,000। इसकी जो MP1 की सेल प्राइस पर यूनिट 60 रुपीज़ है एंड MP2 की 50 रुपीज़। टोटल सेल वैल्यू हो जाती है मेरी 3 लाख एंड 2 लाख, दैट मीन्स 3:2। ओके, नाउ वी हैव टू एलोकेट डिवाइडेड 3:2, मतलब 3,20,000 को आप 3:2 के रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो अप्रॉक्स वैल्यूज आएंगी अगर आप देखेंगे 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,92,000 एंड ये होता है 1,28,000। ओके, पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1,92,000 डिवाइडेड बाय आपने कितनी यूनिट बनाई 5,000, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ गई 38.4 एंड 1,28,000 डिवाइडेड बाय 4,000, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 32। अब उसने क्वेश्चन में बोला है बहुत ही सिंपल, आपकी क्लोजिंग स्टॉक MP1 की 250 है, MP1 की 250 यूनिट्स हैं और आपकी MP1 की कॉस्ट कितनी आई 38.4। सेम MP2 की 100 यूनिट है और कॉस्ट आई है आपकी 32। ये तो हो गया 3,200 एंड ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 38.4, 9,600। एंड आपको यहाँ पे इजीली 8 मार्क्स आप अपने कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल, फर्स्ट NRV कैलकुलेट, एलोकेशन कैलकुलेट, डिवाइडेड इन द रेशियो कि हम एलोकेट कैसे करेंगे, एंड पर यूनिट कॉस्ट। गाइस, ये था हमारा इन्वेंट्रीज का चैप्टर और इसका सेकंड पार्ट कल कंप्लीट करके इंड AS 2 आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा और इसी ट्रैक पे हम चलते हुए सारे इंड AS कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।